So let's start the class today. Let me see if I can share this here. Okay, it is not blinking much. अगर स्क्रीन ब्लिंक करे, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज वाइल टीचिंग मेरा ध्यान आपका थोड़ा भटका रहेगा आपको पढ़ाने में, तो अगर स्क्रीन ब्लिंक करने लगे बहुत ज्यादा तो मुझे बता दीजिएगा. So as I was told, कि मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आऊंगी. Let me just resize it so that you are able to see it carefully. Yes. So as I told you कि आपका फिफ्थ रूल ये कहता है कि जितने भी आपके कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, कलेक्टिव नाउन यानी कि आप एक साथ एक ग्रुप को रेफर कर रहे हैं. अंडरस्टूड? दे आर ट्रीटेड एज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. ठीक है, दोनों ही तरीके से वो आपके सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज किए जा सकते हैं. प्लूरल के तौर पे भी और सिंगुलर के तौर पे भी आप दोनों ही तरह से उन्हें यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें जो रूल है अकॉर्डिंग टू विच व्हेन यू विल टेक द कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगुलर एंड व्हेन यू विल टेक द कलेक्टिव नाउन एज प्लूरल, states it as जब आपके जो कलेक्टिव नाउन है यानी कि पूरा का पूरा ग्रुप जो है, जब एक पर्पस के लिए साथ में मिलके वो काम कर रहा है. ठीक है, जब एक पर्पस के लिए साथ में मिलके वो काम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक पर्टिकुलर कमिटी है, ठीक है, और उनको कोई डिसीजन लेना है, हो सकता है कि कमिटी में जितने मान लीजिए 12 मेंबर्स हैं, तो 12 में से 10 उस जो डिसीजन लेना है उसके सपोर्ट में है, और दो ऐसे मेंबर हैं जो उसके अगेंस्ट में हैं. बट स्टिल बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द वेट, ठीक है, सॉरी, मेजॉरिटी ऑफ द वोट, ठीक है, वोट जो है वो मेजॉरिटी आपके फेवर में आए हैं, इसीलिए वो डिसीजन ले लिया जाएगा. अंडरस्टूड? तो इस सिचुएशन में भी आप उसे कलेक्टिव नाउन सिंगुलर लेंगे, क्योंकि पूरी कमिटी ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि वो डिसीजन लेना है. इवन इफ बोथ द पर्सन, जो दो मेंबर हैं जो उस डिसीजन के अगेंस्ट हैं, उनको काउंट इस तरह नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो भी कुछ कर नहीं सकते. ठीक है, दे डोंट हैव मोर सपोर्ट, और यू कैन से दे डोंट हैव मच मोर वैलिड पॉइंट्स टू स्टॉप द रूलिंग. ठीक है, जो भी डिसीजन लेना है उसे रूल आउट करने के लिए उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है. इस वजह से उनका जो डिसीजन है वो उनके फेवर में नहीं आया. ठीक है, इस तरह से भी आपका जो डिसीजन होता है उसको आप इस तरह से भी जो काम किए जाते हैं उसको भी आप सिंगुलर में ही लेंगे. ठीक है, बट अगर मैं कहूँ कि 12 में से 6 ऐसे मेंबर हैं कमेटी के जो डिसीजन के अगेंस्ट हैं और 6 मेंबर डिसीजन के फेवर में हैं, तो इस केस में क्या होगा कि दोनों ही तरफ इक्वल और यू कैन से सिमिलर नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं फेवर और अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं. तो इस डिसीजन की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से आपकी जो कमेटी है वो किसी भी डिसीजन पे नहीं आ पाएगी कि वो जो डिसीजन है वो लिया जाए या ना लिया जाए. इसका आपका कंक्लूजन नहीं हुआ. इसका और एक एग्जांपल अगर मैं लूं कि मान लीजिए 12 मेंबर्स में से 3 मेंबर ऐसे हैं, ठीक है, 3 मेंबर ऐसे हैं जो अगेंस्ट में हैं, 4 मेंबर ऐसे हैं जो फेवर में हैं, और बाकी के जो मेंबर्स हैं, बाकी के जो 5 मेंबर हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो फेवर में बोले या अगेंस्ट में बोले. तो इस सिचुएशन में भी आपकी जो कमिटी है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि साथ में मिलकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है. ठीक है, तो उस टाइम भी आप उसे प्लूरल में ही लेंगे. सो लेट्स लुक इन द एग्जांपल ऑफ दिस. ठीक है, माय फैमिली कम्स फ्रॉम स्वीडन. ठीक है, स्वीडिश. इसका मतलब कि मेरी फैमिली जो है, मेरी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो स्वीडिश, मेरी जो पूरी फैमिली है वो स्वीडन से बिलोंग करती है. अब पूरी की पूरी फैमिली स्वीडन से बिलोंग करती है, इसीलिए पूरी की पूरी क्या है, फैमिली स्वीडिश है.
तो आप जब पूरा एक फैमिली जो कलेक्टिव नाउन है, जो ग्रुप है, उसे जब एक साथ रेफर कर रहे हैं, यानी कि सारे ही मेंबर, ठीक है, या फिर मोस्ट ऑफ द मेंबर, ठीक है, विद इन से हैं, तो इसे आप सिंगुलर नाउन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पर आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर के साथ जब लगता है तो एस फॉर्म में लगता है, ठीक है। जिसे कुछ लोग फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। वर्ब के साथ ईएस या एस वाले फॉर्म को कुछ लोग फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट, ठीक है, वो कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो फैमिली कम्स, माय फैमिली कम्स फ्रॉम स्वीडन, ये यहाँ पर फैमिली जो वर्ड है ये आपका सिंगुलर हो गया। इफ यू लुक एट द प्लूरल फॉर्म, माय फैमिली कम फ्रॉम स्वीडन, स्वीडिश, यानी कि इसकी जो फैमिली है उसके कुछ मेंबर्स, बहुत सारे नहीं, कुछ मेंबर्स, या हो सकता है कि फादर साइड की फैमिली, या हो सकता है कि फादर के कुछ रिलेटिव जो हैं वो स्वीडन में रहते हैं, स्वीडिश हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी स्वीडन में नहीं रहती है या स्वीडन से बिलोंग नहीं करती है, इस वजह से ये प्लूरल कहलाएंगे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर जो आपका फैमिली वर्ड होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्लूरल। Our team has worked several hours. Our team has worked several weeks on this project. ठीक है, हमारी जो टीम है उसने several weeks ये प्रोजेक्ट पे काम किया है, ठीक है। मतलब पूरी की पूरी टीम ने एक साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, so that is why it is considered as singular. Our team have worked several weeks on this project, यानी कि टीम के कुछ मेंबर ने इस पे काम किया है, कुछ मेंबर हो सकता है कि किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या किसी और काम में बिजी हो। तो टीम के जब कुछ मेंबर, ठीक है, नॉट द यूनाइटेड टीम इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, देन इट इज कंसिडर्ड एज प्लूरल। यहाँ पे ये प्लूरल कहलाएगा और यहाँ पर ये सिंगुलर कहलाएगा। यू कैन टेक अ लुक एट ऑल दीज एग्जाम्पल्स, ये सारे एग्जाम्पल यही हैं, ठीक है, कि जब आपका जो कलेक्टिव नाउन है उस कलेक्टिव नाउन को जब आप, यस माधव, मैम इसमें तो मैम एग्जाम्पल में लिखा हुआ नहीं कि कितने पर्सन का बात हो, तो मैम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे सिंगुलर और प्लूरल मैम? सिचुएशन से बच्चे, सिचुएशन से, ठीक है। अगर आपका सिचुएशन मतलब ये जो है, जो सेंटेंस आप बना रहे हैं, ठीक है, जो फॉर्मुलेट कर रहे हैं ये सेंटेंस, ठीक है, तब आपको पता होगा कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी में एक टीम में काम कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पूरी टीम जो है एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, तो उस टाइम जब आप किसी से बात करेंगे कि मेरी टीम जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, तो वो डायरेक्ट सेंटेंस जो होगा वो आपका सिंगुलर में होगा, जो आपकी टीम है वो सिंगुलर यूनिट काउंट की जाएगी। और अगर मान लीजिए आपकी टीम के कुछ मेंबर या इंक्लूडिंग यू या एक्सक्लूडिंग यू, ठीक है, वो लोग कुछ अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, 5-6 छोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए मैक्सिमम 2 से 3 मेंबर काफी है। तो 2 से 3 मेंबर एक प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं, 2 से 3 मेंबर कुछ और प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि पूरी टीम को दो दो ग्रुप में, दो के ग्रुप में बांट दिया गया है और सभी को इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में यू विल यूज इट एज, जो मेरी टीम है उन्हें सेवरल प्रोजेक्ट दिए गए हैं, या मेरी जो टीम है उसे ये प्रोजेक्ट दिया गया है, तो इस सिचुएशन में आप उसे हैव करेंगे। मान लीजिए आपको अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर अगर आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ पीपल है या नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कैसे पता चलेंगे कलेक्टिव नाउन के, तो ये पता करने की आपको जरूरत है नहीं। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसा मिले जहां पर कलेक्टिव नाउन को, जहां पर एक जगह कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर ट्रीट किया गया है और एक जगह वहां पर कलेक्टिव नाउन को प्लूरल ट्रीट किया गया है, तो ये गलत नहीं है। इसका मतलब जो पहला सेंटेंस होगा जहां उसे सिंगुलर ट्रीट किया गया है, वहां पर वो एक साथ कुछ मिलके काम कर रही है। जहां पर उसे प्लूरल ट्रीट कर दिया गया वहां पर वो एक साथ काम नहीं कर पा रही है। फॉर एग्जाम्पल जूरी वाला जो ये सिचुएशन है, ठीक है, जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। मान लीजिए कि अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पर पहले लिखा हो कि जब केस स्टार्ट हुआ था, व्हेन द केस वाज स्टार्टेड, ठीक है, देयर वर अ लॉट ऑफ एविडेंस बोथ अगेंस्ट एंड फॉर द मोशन ऑफ द केस, ठीक है।
तो ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस थे अगेंस्ट में भी और फॉर में भी, तो उस वजह से वो लोग डिवाइडेड थे। एट द एंड देयर वाज अ बिग रिवलेशन, ठीक है, कोई एक बहुत बड़ा सीक्रेट था जो बाहर आ गया, जिसकी वजह से सारी ज्यूरी ने डिसाइड किया, या मोस्ट ऑफ द ज्यूरीज ने वोट करके डिसाइड किया कि वो जो पर्सन है जिसके ऊपर केस चल रहा है वो गिल्टी है। तो उस केस में द ज्यूरी डिसाइडेड दैट द पर्सन वाज गिल्टी, द ज्यूरी हैज डिसाइडेड द पर्सन इज गिल्टी। तो हैज वहां पर इसीलिए लगा क्योंकि सारी ज्यूरी ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि वो पर्सन जो है वो गिल्टी है। तो इस सिचुएशन में ये जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है, जरूरी नहीं है कि आपको पता रहे कि कितने मेंबर हैं, ठीक है, आप बस इस सिचुएशन को देखेंगे कि क्या वो कलेक्टिव नाउन, ओके, ये सारी चीजें बच्चे मैंने पहले भी बताई है कि मत किया करो, ठीक है, अच्छा नहीं लगता, आप बच्चे नहीं हैं, पता है, मुझे भी पता है गलती से होता है, बट ट्राई करिए कि ये सारी चीजें ना हो आपसे, ठीक है। तो जितने भी मेंबर्स रहेंगे आपके, ठीक है, जितने भी मेंबर्स रहेंगे, वो सारी चीजें जो है आपके मेंबर्स आपके सब मिलके काम कर रहे हैं, तो आप उसे सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं सब मिलके काम, तो आप उसे प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। अगर आपको सिचुएशन भी नहीं पता है, तो भी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अगर इस फॉर्म में भी रहे तो भी सही है ग्रामेटिकली, इस फॉर्म में रहे तो भी ग्रामेटिकली सही ही है, ठीक है, कोई गलत नहीं होगा, बस इतना आपका रूल कह रहा है। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? Just write it in the chat box, so you can raise your hand if you want to ask any doubt. Okay, so I'm taking it as a no, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है आपका, रूल नंबर 6, जैसा कि मैंने आपको रूल नंबर 1 में बताया था, देयर आर फ्यू नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन हैं, ठीक है, जिनको अगर आप प्लूरल फॉर्म में डालते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। दैट इज वाई उन्हें हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखा जाता है, ताकि जो मीनिंग हम कन्वे करना चाहते हैं वही मीनिंग लिसनर या रिसीवर के पास जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एडवाइस सिंगुलर में लिख रही हूँ, इसका मतलब मैं किसी को काउंसिल कर रही हूँ या किसी को राय दे रही हूँ, किसी को कुछ हेल्प कर रही हूँ डिसीजन लेने में। और जब एडवाइसेस लिखूंगी, इसका मतलब कि मैं इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि अगर किसी को डिसीजन लेना है कि BSc IT अच्छा सब्जेक्ट है परस्यू करने के लिए, या BCA सब्जेक्ट है अच्छा, तो मैं उसको क्या करूंगी, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग माई डिसीजन, ठीक है, अगर मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, हाँ बच्चे इसका नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे जब मैं ये पूरे रूल्स आपको पढ़ा दूंगी। तो विद इन दिस PDF इटसेल्फ, ये फाइल में ही आपको एक एक्सरसाइज भी दिया जाएगा और ये सारे रूल्स भी भेजे जाएंगे, जिसमें आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है, वो आपका मंथली असेसमेंट होगा, ठीक है, और ये सारे रूल्स आपके पास रिकॉर्ड के लिए रहेंगे ताकि आप बाद में भी इसे पढ़ सकें, ठीक है। तो एडवाइसेस अगर मैं दे रही हूँ, इसका मतलब मैं उससे इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि BSc IT अगर आप परस्यू करते हैं तो आपको ये चीजें इंफॉर्मेशन मिलेंगी, ये एडवांटेज है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं उससे दे दूंगी। अगर आप BCA परस्यू करते हैं तो आपके पास ये सारी चीजें आपको एडवांटेज रहेगा, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने उसे दे दी, अब उस पर डिपेंड करता है कि वो BCA परस्यू करे या BSc IT परस्यू करे। तो ये सारी एडवाइसेस यानी कि जब प्लूरल हो जाएंगे तब मतलब मैं सिर्फ उसको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। अंडरस्टूड? एयर हो गया, ठीक है, एयर मतलब एटमॉस्फेयर, ठीक है, एयर मतलब एटमॉस्फेयर, ठीक है, एयर हमें पता है जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उन सभी चीज को एयर बोलते हैं। एयर्स अगर मैं बोलूँ तो उसका मतलब प्राउड होता है। एयर्स यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि एयर्स एक फ्रेज की तरह आप कन्वे कर सकते हैं, और इसका मीनिंग होता है प्राउड यानी कि घमंडी, ठीक है। घमंडी लोगों को, जैसे हमारे हिंदी में एक कहावत है कि इसे शहर की हवा लग गई है, ठीक है, तो उसे क्या, क्यों उस चीज को लोगों को कहा जाता है, क्योंकि वो घमंडी हो गए, ठीक है, तो उसी वजह से वो चीज कहा बोली जाती है, तो इसीलिए एयर्स का मतलब यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है इफ यू पुट इट इन द प्लूरल फॉर्म। अथॉरिटी का मतलब, अगर मैं अथॉरिटी बोलती हूँ कि यानी कि पावर, ठीक है, एज अ टीचर मेरी कुछ अथॉरिटी है, ठीक है, एज अ काउंसलर उनकी कुछ अथॉरिटी होगी, एज अ डायरेक्टर सर की कुछ अथॉरिटी है, लेकिन अथॉरिटीज अगर मैं बोलती हूँ, इसका मतलब उस पर्सन को रेफर कर रही हूँ जिनके पास वो पावर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं
जैसे कि अगर मैं अथॉरिटी बोल रही हूँ, यानी कि मैं एक बॉक्स के कंटेनर की बात कर रही हूँ, ठीक है, जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, तो इस तरह से समझिए कि अगर मैं अथॉरिटी बोल रही हूँ, इसका मतलब मैं पानी की बात कर रही हूँ जो उस ग्लास के अंदर है, ठीक है। अथॉरिटीज बोल रही हूँ तो उस ग्लास को, जो वो पानी रखा हुआ है जिसमें, उस ग्लास के बारे में बात कर रही हूँ। तो सिमिलर सिचुएशन में जो अथॉरिटी है, इसका मतलब जो पावर मेरे पास है, जो पावर आपके पास है, जो पावर किसी के भी पास है, उस पर्टिकुलर पावर के बारे में बात कर रही हूँ। अथॉरिटीज का मतलब उस पर्सन के बारे में, चाहे वो एक पर्सन हो, चाहे वो पर्सन नहीं होगा, चाहे वो एक पर्सन होगा, चाहे वो बहुत सारे लोग होंगे, पीपल होंगे, तो उन सभी के बारे में बात कर रही हूँ जिनके पास पावर है। अंडरस्टूड? आई होप देर इज नो डाउट। अगर रूल नंबर 6 में कोई डाउट है तो लेट मी जस्ट नो इट by raising your hand, or you can write it in the chat box अगर कोई particular doubt है आपको regarding rule number 6. Okay. Okay, so rule number 6 में I guess there is no doubt since there is no response in that. So let's move on to rule number 7. Rule number 7 का मतलब होता है जहां पर आप commonly mistake करते हैं, ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक कुछ लोग करते हैं, ठीक है। तो जहां पर अगर कुछ नाउन रहता है, ठीक है, लेक्चरर भी एक नाउन है, ठीक है, लेक्चर भी एक नाउन है, ठीक है, बोथ आर, ठीक है। अगर मैं लेक्चरर लिख रही हूँ तो ये एक नाउन है, सॉरी ये एक नाउन है, ठीक है। अगर मैं लेक्चर लिख रही हूँ तो ये भी एक नाउन है, राइट। ये दोनों ही एक नाउन है और दोनों ही करेक्ट है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। तो अगर मैं लेक्चररशिप लिखती हूँ तो ये इनकरेक्ट है, और लेक्चरशिप लिखती हूँ तो ये करेक्ट है। कैन एनीवन टेल मी व्हाई? क्यों गलत है? अगर लेक्चरर जो वर्ड है वो सेम, वो एक एक्चुअल वर्ड है, उसका एक एक्चुअल मीनिंग है, और लेक्चर एक वर्ड है जिसका एक एक्चुअल मीनिंग है, जिसका एक एक्चुअल जो एग्जिस्टिंग वर्ड है, तो दोनों के आगे मैं शिप क्यों नहीं लगा सकती? लेक्चररशिप क्यों गलत है और लेक्चरशिप क्यों सही है? क्या कोई मुझे बता सकता है? रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। लेक्चरशिप और लेक्चररशिप में क्या डिफरेंस है? क्यों लेक्चरशिप गलत है? यस आयुष। मैम क्योंकि लेक्चरर जो एक वर्ड है उसका खुद ही मीनिंग होता है जिसके पास अथॉरिटी हो लेक्चर देने की, तो इसलिए लेक्चररशिप कोई वर्ड है ही नहीं। ओके, समवॉट सिमिलर, ठीक है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए बट आपका आंसर करेक्ट था, ठीक है। लेक्चरशिप आप इसीलिए करेक्ट बोल सकते हो क्योंकि लेक्चरशिप का मतलब होता है जहां पर जो उस प्रोसेस को बोलते हैं लेक्चरशिप, जहां पर आप सीखते हैं कुछ, आप लेक्चर सुन के कुछ सीखते हैं, ठीक है। लेक्चर का मतलब होता है कि जहां पर कोई टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है, और आप उस चीज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आप लेक्चरशिप कर रहे हैं। अंडरस्टूड? दैट इज द प्रोसेस। उस पूरे प्रोसेस को लेक्चरशिप कहा जाता है। लेक्चरर जो है, लेक्चरर उस पर्सन को कहते हैं जो आपको वो लेक्चर डिलीवर करता है, ठीक है। जो भी चीज एक्सप्लेन करनी होती है, जो प्रोफेसर होते हैं वो जब आपको लेक्चर देते हैं, यानी कि वो एक्सप्लेन कर रहे हैं उस थ्योरी को, उस जो आपका क्वेश्चन है उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए नॉर्मल लाइफ में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज जो लोग करते हैं उसे लेक्चरर बोला जाता है। तो लेक्चररशिप इज नॉट एन एक्चुअल वर्ड बिकॉज ये कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। इस प्रोसेस का अलग नाम है, क्या नाम है? टीचिंग, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रही हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल क्लियरली, बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रहा है। लेट मी स्टॉप इट फ्रॉम हियर। मैं दूसरी जगह से आपको स्क्रीन शेयर करके पढ़ाती हूँ। गिव मी अ मिनट।
ओके, सो एज आई वाज एक्सप्लेनिंग कि आपका जो लेक्चरशिप है, ठीक है, लेक्चरशिप इसलिए एक वर्ड नहीं है क्योंकि इसके लिए ये जो प्रोसीजर है किसी को सिखाने का, किसी को समझाने का, इसे ऑलरेडी एक नाम दे दिया गया है, दैट इज टीचिंग। ठीक है, वो ऑलरेडी एक नाम दे दिया गया है, इसीलिए लेक्चरशिप इज नॉट अ वर्ड दैट इज एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज ना करें, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, ठीक है, जिनका ऑलरेडी एक नाम दे दिया गया है, जैसे टीचिंग एक नाम दे दिया गया है, तो लेक्चरशिप क्यों एक अलग से नाम रखा जाए। ठीक है, और इसका एक्चुअल में कोई वैसा मीनिंग नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, इसीलिए उस वर्ड को वैलिड नहीं समझा जाता है। तो लेक्चरशिप इज द एक्चुअल वर्ड जिसका मीनिंग होता है वो प्रोसीजर जहाँ पर आप कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं अपने लाइफ में। ओके, तो इसके इस तरह से और एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर दूंगी। जिस एक रूल के लिए यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया गया है, जब मैं पीडीएफ सेंड करूंगी उसमें और 2-3 रूल डाल दूंगी आपके लिए, एग्जाम्पल्स डाल दूंगी आपके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें लिखा है कि जहाँ पर प्रोनाउन अग्री करना चाहिए एंटीसीडेंट से, यानी कि जो आपका नाउन है उसके लिए जो प्रोनाउन यूज हो रहा है, ठीक है, जैसे मेरे लिए जो प्रोनाउन यूज होगा, if I'm like if I'm saying the words directly, if I'm saying the sentence directly, अगर मैं डायरेक्ट सेंटेंस मुझे कहीं लिखना होगा अपने लिए, तो I will be writing I मेरा प्रोनाउन होगा, राइट। अगर मुझे कोई थर्ड पार्टी मेरे बारे में कुछ बोलती है, ठीक है, दैट लाइक आई बिकम द थर्ड पर्सन एंड टू ऑफ द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग अबाउट मी, तो वो शी बोलेंगे मेरे लिए, दैट इज द प्रोनाउन that Akansha ma'am was teaching these rules and she said कि this rule has to be followed like this। ठीक है, तो she जो हो जाएगा वो मेरे लिए वो प्रोनाउन यूज होगा। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है एंटीसीडेंट का मतलब होता है आगे वाले जो वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनके लिए आप प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, एंटीसीडेंट एक तरह का एक पार्ट ऑफ सेंटेंस कहा जाता है जो फॉलो अप करता है, जिसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगता है, तो वो प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो गया। ठीक है, जिसके लिए एडजेक्टिव लगता है तो वो एडजेक्टिव का एंटीसीडेंट हो गया। ठीक है, जो रिलेटेबल पार्ट होता है प्रोनाउन का, ठीक है, जो कोई भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है उससे रिलेटेड जो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच को अगर आपको रेफर करना है तो वो आपका एंटीसीडेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि आपका जो भी नाउन है, ठीक है, जो भी नाउन है उस नाउन को यहाँ पर उसी की तरह उसी के अकॉर्डिंगली प्रोनाउन लगना चाहिए। ठीक है, जेंडर वाइज एंड नंबर वाइज। ठीक है, अगर एक पर्सन है तो उसके लिए आपको सिंगुलर प्रोनाउंस यूज करने होंगे, अगर एक से ज्यादा है तो आपको प्लूरल प्रोनाउंस यूज करने होंगे। अगर मान लीजिए कि मेल पर्सन है तो मेल पर्सन वाले आपके प्रोनाउंस यूज करने चाहिए जो मेल पर्सन के लिए यूज होते हैं। फीमेल है तो फीमेल के अकॉर्डिंगली प्रोनाउन यूज करने चाहिए। अगर मान लीजिए कि एनिमल्स हैं तो उनको इट बोला जाता है, दे बोला जाता है, इफ दे आर प्लूरल, तो वहां पर उस अकॉर्डिंगली आपका प्रोनाउन यूज होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, एवरी किड मस्ट ब्रिंग हिज लगेज। ठीक है, ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, पहले मुझे ये बताइए। एवरी किड मस्ट ब्रिंग हिज लगेज, इज दिस नॉट? चैट बॉक्स में लिख दीजिए, यस और नो लिखना है बस। इज दिस सेंटेंस करेक्ट और नॉट? And if you can give the example why it is correct and why it is not correct, तो उसका भी आंसर आप लिख सकते हैं chat box में। Just try to write it. Every kid, okay, yes, it is correct. Why is it correct? इसमें मतलब कोई गलती नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हो। Every kid must bring his luggage। ठीक है, यहाँ पर his यूज करने का मतलब ये है कि जिन भी किड्स के बारे में मैं रेफर कर रही हूँ, ठीक है, जिन भी चिल्ड्रन के बारे में मैं बोल रही हूँ, वो सारे के सारे मेल हैं। ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पर हिज लगेज बोला गया है। एवरी जब लगता है, लिसन हियर, एवरी जब आप यूज करते हैं, एवरी का मतलब होता है कि मैं इंडिविजुअली, ठीक है, आपका जो
नाउन होता है वो अकॉर्डिंगली सिंगुलर हो जाता है हमेशा। आपका एवरी अगर लगा रहे हैं, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर असाइनमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, दैट मीन्स कि आपका स्टूडेंट जो है वो सिंगुलर हो जाएगा। एवरी के साथ हमेशा आपका somebody raise their hand, डाउट है तो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स इफ आई एम कंटिन्यूअसली टॉकिंग, ठीक है। अगर आपका जो एवरी वर्ड है या ईच वर्ड है, जब ये सारे वर्ड यूज होते हैं सेंटेंस में, तो आपका नाउन ऑटोमेटिकली सिंगुलर हो जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि मैं इंडिविजुअली उस ग्रुप के सारे मेंबर को एक साथ रेफर कर रही हूँ, लेकिन इंडिविजुअली भी कर रही हूँ। एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर असाइनमेंट ऑन दिस डेट एट पाटलिपुत्रा ब्रांच। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक स्टूडेंट, आपके क्लास का हर एक स्टूडेंट को मैं एक एक करके भी रेफर कर रही हूँ और एक साथ भी बोल रही हूँ। अंडरस्टूड? तो इन दैट केस एवरी के आगे ये चीज याद रखना कि ये भी शायद एक रूल गिवन होगा आपको नीचे में, बट एवरी के साथ हमेशा भी आपका जो भी नाउन रहेगा वो सिंगुलर रहेगा। सेकेंड थिंग, इसका मतलब ये होता है कि मैं एक एक इंडिविजुअल ग्रुप का जो पर्सन है उसको ये सेंटेंस एक साथ डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। जैसे 5 अगर मेंबर हैं तो पांचों मेंबर को बोलना है ये बात, तो 5 बार ना बोलना पड़े, इसीलिए मैं एवरी मेंबर करके एक एक इंडिविजुअल को जो बोलना चाहती हूँ वो सेंटेंस फॉर्मुलेट करूंगी, ठीक है। So that is why the sentence is correct. All kids must do their homework. All kids का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सारे बच्चे, all मतलब सभी इंक्लूडेड होते हैं एक साथ इसमें, ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअली एक एक करके नहीं बोला जाता है, एवरी या ईच में बोला जाता है। ऑल मतलब सब मिला के, ठीक है। ऑल मतलब सब मिला के, तो इसीलिए वहां पर प्लूरल हो जाता है। और इसी वजह से आपका जो नाउन रहेगा वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, और प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पर प्लूरल आपका प्रोनाउन लगेगा उसके साथ। तो ऑल किड्स मस्ट डू देयर होमवर्क, देयर आपका उसके लिए यूज हुआ है, ठीक है। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस नाउन, दिस रूल। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो। यस, रूल नंबर 9, यस, ये रोशन चौहान अगर आपके बैच का है, लेट हिम नो कि मैं उसे इसलिए नहीं आने दे रही हूँ, यहाँ एंट्री दे रही हूँ, बिकॉज आई टोल्ड यू प्रायरली इन द क्लास यू हैव टू राइट योर रोल नंबर, बैच एंड ID number and your name in your display name. That is why I'm not admitting him in the class. ठीक है। Question number 9. While you are using everybody, everyone, anybody, and each with the pronoun of masculine or feminine gender is used according to the context, I shall be happy to help each of the girls in this practice. ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि जब हम everybody, everyone, anybody या each, ठीक है, जैसे कि मैंने प्रायर एग्जाम्पल में बताया कि जब एवरी, ईच, एनी यूज होता है, ठीक है, तो उस केस में आपका जो जेंडर होता है, जेंडर के अकॉर्डिंग आप प्रोनाउंस यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इसका मतलब ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सभी को मैं इंडिविजुअली वो सेंटेंस बोलना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ 5 गर्ल्स हैं तो पांचों को मैं एक साथ एक ही सेंटेंस बोलना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने एवरी या फिर ईच का या फिर एनी का यूज किया है। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई दीज वर्ड्स आर यूज्ड, ठीक है। आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प ईच ऑफ द गर्ल्स इन दिस प्रैक्टिस, ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल्स लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ पर गर्ल्स आया है। अगर ईच गर्ल होता, ठीक है, ठीक है, ईच गर्ल होता, ठीक है, अगर ईच के बाद ऑफ द गर्ल्स नहीं लिखा होता तो यहाँ पर गर्ल्स आपका प्लूरल में नहीं रहता। ईच ऑफ द गर्ल्स का मतलब कि जितने भी गर्ल्स हैं उनको एक एक करके मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पर गर्ल्स लिखा हुआ है। अगर इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा, इस फॉर्मेट में रहेगा एवरी किड वाले फॉर्मेट में, तो एवरी गर्ल या फिर ईच गर्ल होगा, ठीक है। अगर ईच ऑफ है तो ईच ऑफ द गर्ल्स होगा, ठीक है। अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं, तो ये फॉर्मेट हमेशा याद रखिएगा। जब ईच और एवरी यूज होता है डायरेक्ट इंग्लिश तो आपका नाउन सिंगुलर रहता है। ईच ऑफ
यूज होगा, ईच ऑफ द नाउन यूज होगा, तो नाउन आपका प्लूरल फॉर्मेट में यूज होगा। ओके यहाँ पर क्या बोला गया है, द पॉइंट टू बी नोटिस हियर इज व्हेन द सेक्स इज नॉट मेंशन यू यूज द प्रोनाउन ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर। ये पॉइंट जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये पॉइंट अकॉर्डिंग टू द वेरी ओल्ड रूल लिखा गया है। ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपके जितने भी पुराने जेंडर स्पेसिफिकेशन होते थे, तो जहां पर आपकी पोस्ट या फिर आप कह सकते हैं पोजीशन जो है वो जेंडर स्पेसिफिक ना बता पाई, ठीक है, आप अगर नहीं बता पा रहे हैं कि वो जेंडर स्पेसिफिक फीमेल के लिए है या मेल के लिए है, तो मेल के लिए ही यूज किए जाते थे। क्यों ऐसा यूज किए जाते थे? क्योंकि जो पहले जमाने के जो हमारा एक तरह से आप कह सकते हैं जो हमारी होती है, इसी वजह से जितने जहाँ पर सेक्स मेंशन नहीं रहता या आपका जेंडर मेंशन नहीं रहता है, वहां पर आप मेल या मस्कुलिन जेंडर का यूज करते थे। जैसे आपका चेयरमैन एक वर्ड है, ठीक है, चेयरमैन इसीलिए हमेशा चेयरमैन रहता था क्योंकि चेयरमैन का जो पोजीशन होता था वहां पर फीमेल बहुत कम जाती थी, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू जीरो, ठीक है, मतलब एक इम्पॉसिबल टू अचीव फॉर द फीमेल्स टू दैट पोजीशन, ठीक है, फीमेल्स के लिए वो पोजीशन ऑब्टेन करना बहुत ही ना के बराबर था। इसी वजह से वहां पर चेयरमैन की पोजीशन रखी गई, उस पोजीशन का नाम चेयरमैन रखा गया। बट आजकल देर आर इफ यू टॉक अबाउट इन बिटवीन लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स से चेयर पर्सन बोला जाता है उस पोजीशन को। Why this change? Because a lot of female are gaining that position, इसीलिए चेयरमैन को हटा के वहां पर चेयर पर्सन लिखा जा रहा है अभी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर लिखा गया है, मेंशन किया गया है कि जहाँ पर आपका जेंडर मेंशन नहीं है वहां पर आप मस्कुलाइन जेंडर यूज करेंगे। ये आप यूज करेंगे व्हेन देयर इज ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर अटेंडिंग एनी यू कैन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करेंगे। अदरवाइज आप अगर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं या फिर आप कोई रिटन में कुछ लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, वट एवर यू आर राइटिंग और यू आर ओरली डिलीवरिंग अ स्पीच एंड ऑल, वहां पर आप ये रूल लागू नहीं करेंगे कभी भी, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर राइट नाउ, ठीक है, ये बहुत ही कंट्रोवर्सी का मैटर है, बहुत ही पेचीदा मैटर है। अगर आपने इस तरह का कंटेंट डिलीवर किया तो हो सकता है कि आपकी जो ऑडियंस है उसमें से बहुत लोग परेशान हो जाए। यस यस, जो हमारे पोजीशन है, स्पोर्ट्स पोजीशन है, वहां पर भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ द जेंडर न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि wherever you are using gender specific name या जेंडर स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है, अगर वहां पर जेंडर मेंशन नहीं है तो आपको जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स का यूज करना है। ये वर्ड्स का अगर आपको नहीं पता है जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स क्या होते हैं, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास आपको बता दूंगी। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स अबाउट दैट। यहीं पर यहाँ पर ये जो रूल है यहीं पे नीचे मैं मेंशन कर दूंगी, जेंडर स्पेसिफिक आपके नेम है, पोजीशन है, ठीक है, जैसे चेयर पर्सन हो गया, इस तरह के जो भी चेंजेस हुए हैं आई विल मेंशन इट देयर ओनली, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जेंडर न्यूट्रल वर्ड क्या होते हैं ताकि आप अवॉइड कर सके कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी, ठीक है, अनजाने में आपसे कोई गलती ना हो जाए जहाँ पर आप जेंडर स्पेसिफिक कुछ गलती कर दें, ठीक है। उसके लिए मैं आपको कुछ स्पेसिफिक वर्ड जो आपके कॉमन कॉन्वर्सेशन में यूज हो सकती है वो यहाँ पर लिख के दे दूंगी, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम का दिया गया है, इफ सी यहाँ पर जो चीज है, ठीक है, इफ यू आर नॉट मेंशनिंग जेंडर स्पेसिफिक, तो जैसा ये एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर एनीवन कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम इफ ही ट्राइज। तो अगर आपको जेंडर स्पेसिफिक इसको रखना है या फिर न्यूट्रल रखना है, जहाँ पर आप ही शी नहीं लगा रहे हैं तो आप दे यूज करेंगे, ठीक है। जहाँ पर आपको नहीं पता है कि जेंडर ही में है या शी में है, जिस भी पर्सन के आप बारे में बात कर रहे हैं वो पर्सन का अगर आपको जेंडर नहीं पता होता है तो आप उन्हें प्लूरल प्रोनाउन यूज करके रेफर करते हैं, दे यूज करते हैं उनके लिए। हमेशा याद रखिए जब भी आप किसी भी चीज के लिए मेंशन कर रहे हैं कोई सेंटेंस,
और उसमें जो पर्सन है उसका आप जेंडर नहीं बता रहे हैं या नहीं पता है आपको, तो आप दे यूज करेंगे। अगर पोजेसिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो देयर यूज करेंगे, हिज हर नहीं यूज करेंगे, देयर यूज करेंगे। ठीक है, दे यूज करेंगे और देयर यूज करेंगे। दैट इज द प्रोनाउन यू विल बी यूजिंग फॉर द पर्सन जिसका जेंडर आपको नहीं पता या जेंडर आप स्पेसिफाई नहीं करना चाहते हैं। ओके, so this much is the rule। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे अच्छा, लेट मी टेल यू रूल नंबर 10 ऑल्सो। यहाँ पर 10 खत्म हो जाएंगे, देन विल मूव ऑन, देन विल एंड दिस क्लास फॉर दैट। रूल नंबर 10 स्पेसिफाई करता है कि व्हेन प्रोनाउन वन इज यूज्ड इट मस्ट बी फॉलोड बाय वन। ठीक है, वन जो होता है वो एज ए प्रोनाउन भी यूज किया जाता है। ये पहली बात तो मैं स्पेसिफाई कर दूं आपको। वन, ONE, वन जो होता है, जो आपका नंबर वन है, ठीक है, उसे ONE वन को आप प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब एवरी वन का शॉर्ट फॉर्म एक तरह से आप समझ लीजिए। एवरी वन का शॉर्ट फॉर्म एक तरह से होता है जब आप वन मेंशन करते हैं, इसका मतलब आप मेंशन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, जो नहीं पता कि आपको कौन वो पर्सन है, या फिर आप एक तरह से मेंशन कर रहे हैं वो सभी पर्सन को। ये उज्जवल मेरे ख्याल से पहले लॉगिन किया था, हो सकता है नेटवर्क इश्यूज की वजह से नहीं कर पाया कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया जा रहा है कि वन जब मेंशन किया जाता है, इसका मतलब होता है कि आप जो हैं यहाँ पर जो चीजें मेंशन की जा रही हैं, ठीक है, जो चीजें मेंशन की जा रही हैं वो सभी के लिए है। ठीक है, एवरी ह्यूमन बीइंग कैन यूटिलाइज दैट सेंटेंस इन लाइफ। उस टाइप के सेंटेंसेस में वन को यहाँ पर प्रोनाउन की तरह आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि वन को जब भी आप प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो वन फॉलोड अप करेंगे, यानी कि अगर वन लगाया है, ठीक है, वन मस्ट फिनिश हिज लंच इन टाइम नहीं होगा, वन मस्ट फिनिश वंस लंच इन टाइम। ठीक है, तो उसके साथ वन के साथ जो आप प्रोनाउन यूज करेंगे वो आपका वंस हो जाएगा। ठीक है, हिज हर देयर नहीं यूज होगा, इट्स नहीं यूज होगा, वंस यूज होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू वांट मोर एग्जांपल जस्ट लेट मी नो। किसी भी रूल के लिए आपको और एग्जांपल्स की जरूरत है समझने के लिए तो मुझे बता दीजिए। अभी तक जितने भी रूल्स हमने पढ़े, रूल नंबर 6 से लेकर 10 तक, रूल नंबर 6 से लेकर 10 तक हमने आज क्लास में पढ़े हैं। इफ यू रिक्वायर एनी मोर एग्जांपल्स फॉर एनी रूल जस्ट लेट मी नो। ठीक है, ओके, तो स्क्रीन शेयर मैं बंद कर रही हूँ बिकॉज दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। लेट मी जस्ट टेक द अटेंडेंस एंड अगर कोई डाउट है देन आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए, आई एम टेकिंग द अटेंडेंस। ओके, और आपके जितने भी डाउट्स रहते हैं या जितने भी मैंने अभी तक रूल्स पढ़ाए हैं वो अगर आप भूलते जा रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो रेफर टू द वीडियोज दैट आर बीइंग अपलोडेड। ठीक है, जो वीडियोज अपलोड होते हैं आपके क्लास के वो पर डे मैं करती रहती हूँ अपडेट, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो रिविजन करने में। तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप रिवाइज कर सकते हैं। Yes, I have shared the video of this particular class. लास्ट क्लास आपकी जो वीडियो थी उससे पहले तो इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी, तो वो भी लेकिन अपलोडेड है। ठीक है, वो भी इंट्रोडक्शन क्लास भी अपलोडेड है, नाउन जब स्टार्ट कराया था वो भी अपलोडेड है। ये फाइल मैं आपको मैं बता दे रही हूँ अगेन कि मैं तभी भेजूंगी जब सारे रूल्स मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, when each and every rule is explained in the class, then and only then I will share this file with you, and this file will contain some exercises which you have to perform। ठीक है, वो exercises आपको solve करके, बच्चे प्लेलिस्ट नहीं बना हुआ है, यू कैन सर्च योर ओन बैच नेम और माई नेम, आकांक्षा करके आप सर्च करेंगे तो यू कैन फाइंड ऑल द वीडियोस। ठीक है, वीडियो फाइल में आपका बैच का नाम होता है। ठीक है, BSCIT फर्स्ट ईयर। ठीक है,
नाम होता है, फिर मेरा नाम होता है जो पढ़ाया है, रूल्स ऑफ नाउन करके मैं लिखती हूँ, ठीक है, या रूल टू यूज नाउन करके मैं लिखती हूँ। उसके बाद जिस दिन पढ़ाया है, ठीक है, डेट मेंशन रहता है, उस दिन का अपलोडेड रहता है वीडियो, ठीक है, और आपके कॉलेज का नाम मेंशन रहता है। इस तरह आपका फाइल का नाम होता है। यू कैन सर्च इट इफ यू कान इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड, ठीक है, अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं एक चीज और कर दूंगी, जब नाउन का, यस एग्जैक्टली वही चीज मैं कह रही थी कि जब भी नाउन का पूरा रूल्स मैं पढ़ा दूंगी तो उसका मैं प्लेलिस्ट बना के आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी सारे एक ही साथ, ठीक है, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। आई होप देयर इज नो फर्दर डाउट। कोई और डाउट किसी को? Okay, since there is no doubt, so I have taken your attendance. You need not worry about that. और जो भी everyone बच्चे everyone मैंने बताया ना, every जब आप यूज करते हैं, every तब यूज करते हैं, जैसे मैं आपके क्लास में अगर ये सेंटेंस करूं कि every student या everyone has to bring their assignment on let's say 23rd of January at पाटलिपुत्रा ब्रांच, तो everyone का मतलब क्या हुआ कि क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्रेजेंट है आज, चाहे वो एब्सेंट है आज, जितने भी स्टूडेंट आपके क्लास में इनरोल्ड हैं, उन सब के लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि सभी को 23rd को अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है, आज पाटलिपुत्र ब्रांच आके आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। तो एवरीवन का मतलब ये हुआ कि एक एक करके, जैसे मैं माधव को अगर पर्टिकुलरली मैसेज करूं, ऋषभ को मैं पर्टिकुलरली मैसेज करूं, साहिल को पर्टिकुलरली मैसेज करूं, उससे अच्छा मैंने एक स्टेटमेंट बोल दिया जो सभी के लिए है, ठीक है, तो वो ना तो प्लूरल सेंस में होता है ना ही सिंगुलर सेंस में होता है। एवरीवन का मतलब होता है कि हर एक इंडिविजुअल को वो सेम सेंटेंस जाना था, ठीक है, जैसे आप डाटा डिलीवर करते हो, ठीक है, आप तो बीएससीआईटी के स्टूडेंट हो, तो मैं आपको इस तरह समझाती हूँ कि जैसे आपको सेम डाटा, ठीक है, सेम डाटा हर एक स्टूडेंट को भेजना है, ठीक है, तो वो सेम डाटा मैं बार बार हर एक स्टूडेंट को भेजूं, इससे अच्छा मैं एक ही बार उन सभी स्टूडेंट का एड्रेस लिखकर उन सभी को भेज दूं, ये बेटर है, ठीक है, ये बेटर ऑप्शन है, ठीक है, तो उसी वजह से सिमिलर केस में एवरीवन यूज होता है या ईच यूज होता है। जब एक सिंगुलर सेंटेंस मुझे सभी को बोलना हो तो उसकी जगह मैं एवरीवन या ईच स्टूडेंट यूज कर सकती हूँ, जिसका मतलब होता है कि मैं सभी स्टूडेंट को वो सेम वर्ड या सेम लाइन रिपीट करूंगी, उससे बेटर मैंने एक ही लाइन में सबको इंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। इफ यू हैव एनी मोर डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी। ओके, दैट्स गुड इफ यू हैव अंडरस्टूड। एनीवन एल्स? और किसी को कोई डाउट है? Okay, if there is no further doubt, then I'm going to end this class, and that's all for today's class. Okay.